Hello friends, today we are going to start Indian polity, Indian Constitution. इंडियन पॉलिटी क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग नहीं है, दोनों सेम है। रीज़न बीइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इंडियन पॉलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी क्या है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से पहले कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट हुई है ब्रिटिश पीरियड के अंतर्गत। तो हम जानेंगे ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई हैं। तो जो स्टूडेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी के लिए कर रहे हैं या अदर किसी भी एसएससी के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंडियन पॉलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इंडियन पॉलिटी के ऊपर अपनी ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर लें, सो दैट कि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंडियन पॉलिटी क्या है। तो इंडियन पॉलिटिक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत ही काम करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर इंडियन पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। तो इंडियन पॉलिटी का मीनिंग क्या है? तो पॉलिटी एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पॉलिटी मीन्स फॉर्मल प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट का एक सिविल प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम पॉलिटी कहते हैं। तो पॉलिटी से बना है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है पॉलिटिका, मीन्स अफेयर ऑफ सिटीज। अफेयर्स ऑफ सिटीज में एक सेट एक्टिविटी हैं जो डिसीजन के साथ एसोसिएटेड हैं, सो दैट कि एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, जो उसके साथ जो एक्टिविटी हैं उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। उस डिसीजन को फॉर्म करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है गवर्नमेंट में उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटी जो इंक्लूड करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसे कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, पंचायती राज है उसे इंक्लूड करती है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है उन्हें इंक्लूड करती है। तो अब इंडियन पॉलिटी है जो वो ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जगह पे जो ऑटोनोमस पावर्स हैं वो हैं। तो इंडियन जो पॉलिटी है वो याद रखें यहाँ पर ड्यूल पॉलिटी सिस्टम है, मीन्स सेंटर और स्टेट के बीच में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। जो मॉडर्न इंडिया के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसे कहा जा सकता है वो जो ओरिजिनेट हुए हैं, जो डेवलप हुए हैं वो ब्रिटिश पीरियड के दौरान ही हुए हैं। ब्रिटिश पीरियड को कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें पहले ब्रिटिश पीरियड को डिटेल में थोड़ा समझना पड़ेगा, सो दैट कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस पता चल सके क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने से पहले। तो जो ब्रिटिश पीरियड है वो स्टार्ट होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, तो इसी के साथ ही ब्रिटिश पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम शॉर्ट में EIC कहेंगे, इसका जो ऑफिशियल टाइटल था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़। ये जो टाइटल था ये रॉयल चार्टर ने, जो कि ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 इशू किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अनुसार ये इसका ऑफिशियल टाइटल था। तो जो रॉयल चार्टर था ईस्ट इंडिया को मिला था, उसके अंतर्गत जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट थे इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट समझ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट में सबसे जो बड़े थे वो आते थे शेयर होल्डर, जिसे हम जर्नल कोर्ट भी कहते हैं। उसके बाद इसके 24 डायरेक्टर या 24 कमेटी आती हैं। उसके बाद जो उसका सेंटर पॉइंट था वो था गवर्नर। तो ये सारी ओवरऑल ऐसे मैनेजमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। अब नेक्स्ट है
रॉयल चार्टर ने जो 1600 में एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ द्वारा इशू किया गया था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने रूल्स, रीजनेबल लॉस बनाने के लिए उनको परमिट कर दिया था, राइट दे दिए थे, ऑर्डिनेंस इशू करने के राइट दे दिए थे, सो दैट कि वो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट है उसको एक इफेक्टिव वे से चला पाएँ। तो इसके नतीजे क्या हुए, इसके नतीजे से जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने अपने ट्रेडिंग एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के ईस्ट और वेस्ट कोस्ट और बंगाल में एस्टेब्लिश कर दिए, जिसे हम फैक्ट्रीज भी कहते हैं। तो जो सबसे पहली एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सूरत में 1612 में हुई थी। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती गई तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज और जगह भी एस्टेब्लिश करनी स्टार्ट कर दी, जैसे बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में। और जो इसकी जो चीफ सेटलमेंट जो प्रेसिडेंसी थी, वो सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती थी वो प्रेसिडेंट के अंडर, और जो काउंसिल थी उसके द्वारा ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। तो जो काउंसिल थे उसमें कंपनी के जो सर्वेंट थे वो उसमें शामिल होते थे। अब नेक्स्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसको समझने के लिए हमें इससे दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है जो 1858 से पहले हुई थी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है वो 1858 के बाद हुई थी। 1858 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1858 के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से धीरे धीरे करके ले ली थी। तो इंडिया है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत चला गया था। तो 1773 तक तो जो रॉयल चार्टर इशू करते थे ब्रिटिश क्वीन करती थी, उसके अंतर्गत कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स था वो चलते रहे। बट उसके बाद ये सब चेंज हो गया। अब जो सबसे पहला जो एक्ट पास हुआ था वो था द रेगुलेशन एक्ट 1773। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, और इस एक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो बंगाल के कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई थी, जिसे हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहते हैं, और वो रेगुलेट करती थी कंपनी की एंटायर टेरिटरी इन इंडिया को। तो इसमें जैसे गवर्नर जनरल है, उनके नीचे 4 काउंसलर थे। गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वार हिस्टिंग्टन, जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये याद रखें आप। तो उसके अंदर जो 4 काउंसलर थे वो क्लेवरिंग, मनसन, ब्रेविल एंड फ्रेंचिस थे, वो जो 4 काउंसलर थे गवर्नर जनरल के अंडर काम करते थे। ये जो रेगुलेशन एक्ट था इसके अंतर्गत जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे, मद्रास, ये सब बंगाल प्रेसिडेंस के सबॉर्डिनेट हो गई थी। उसके अलावा जो गवर्नर जनरल है उसको जनरल इन काउंसिल थी, उसको ये रूल्स बनाने की, ऑर्डर्स इशू करने की, ऑर्डिनेंस देने के लिए, गवर्नर के लिए, इंटायर कंपनी की टेरिटरी के लिए वो उनके पास ये पावर थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट थी वो कलकत्ता में एस्टेब्लिश की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस को रखा गया। उसके बाद आता है पिट इंडिया एक्ट। ये एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। तो समझिए इस एक्ट में मोटा मोटा क्या कहा गया है। तो इस एक्ट में जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी थे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए, उनको अलग किया गया, क्योंकि पहले जो कंपनी के अफेयर थे वो पॉलिटिकल और कमर्शियल इकट्ठे चलते थे। कंपनी पॉलिटिकल लॉबिंग भी करती थी, अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को सेव करने के लिए पॉलिटिकल लॉबिंग भी करती थी। तो इस एक्ट के अंतर्गत वो जो अफेयर्स थे, जो काम थे, वो अलग अलग कर दिए गए। जैसे कमर्शियल फंक्शन ऑफ कंपनी कर दिया गया और दूसरी तरफ कर दिया गया पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी के काम को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। जो कमर्शियल अफेयर्स थे, फंक्शन थे, वो मैनेज होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिन्हें हम जनरल कोर्ट भी कहते हैं। डायरेक्टर थे वो, उनके द्वारा जो मैनेज होते थे। उसके अलावा जो पॉलिटिकल फंक्शन थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा मैनेज होते थे, जिसमें 6 कमिश्नर होते थे, और ये सारे 6 कमिश्नर हैं किंग द्वारा अपॉइंट किए गए जाते थे। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो काउंसलर है, गवर्नर जनरल काउंसिल है, उसके रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके जो काउंसलर हैं वो जब पहले 4 थे उसको अब 3 कर दिया गया। तो इनमें से जो एक कमांडर इन चीफ था जो कंपनी के फोर्सेस में था इंडिया में, उसे भी एक एज ए काउंसलर, एक मेंबर एज ए काउंसलर रखा गया। अब नेक्स्ट था चार्टर एक्ट 1793। इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को और ज़्यादा पावर दी गई, और ये पावर उसके जो काउंसिल के डिसीजन थे उसको ओवरराइड करने का अफेक्ट या उसकी पावर भी रखते थे। ये इतनी पावर उसको दे दी गई थी।
तो इस एक्ट के अंतर्गत जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जुडिशरी फंक्शन है, उनको भी सेपरेट किया गया। तो फर्दर जो गवर्नर जनरल है उनको गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे के ऊपर भी अथॉरिटी दे दी गई। तो ये एक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था चार्टर एक्ट 1833। तो ये एक्ट ने एक जो 1833 का एक्ट था, इसने इम्पॉर्टेंट इंडियन लेजिस्लेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस इसने लाए। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया जिनका नाम था लॉर्ड मैकली। वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन लॉ कमीशन थे, जिनको जो आज के हमारे इंडिया के फेमस लॉ हैं, इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उनको ड्राफ्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लॉर्ड मैकली को दी गई थी। तो वो चेयरमैन या प्रेसिडेंट भी थे फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन के, ये आप नोट रखें। अब उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। इस एक्ट के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है उसे एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल एक क्रिएट की गई जिसमें 12 मेंबर थे। उसमें 12 मेंबर कौन थे? गवर्नर जनरल एक पहला मेंबर हो गया, उसके बाद कमांडर इन चीफ सेकंड मेंबर हो गया, उसके बाद 4 एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे और 6 एडिशनल मेंबर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखे गए। तो उसके इस एक्ट के अंतर्गत एक सेकंड लॉ कमीशन है जिसे हम इंग्लिश लॉ कमीशन भी कहते हैं, उसे क्राउन के द्वारा अपॉइंट किया गया ताकि जो फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिया का जो अनफिनिश वर्क है उसे कंप्लीट किया जा सके। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो आफ्टर 1858। ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1850 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया। ये बेटर गवर्नमेंट के लिए एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई और अब जो इंडिया का है उसे गवर्न किया जाएगा इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी द क्वीन के नाम से वो सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो गवर्नर जनरल को एक एडिशनल टाइटल दे दिया गया वाइसराय का। तो लॉर्ड कनिंग है जो फर्स्ट वाइसराय थे और लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे वो लास्ट वाइसराय थे। ये आपके जीके के लिए क्वेश्चन आप याद रखें। अब उसके बाद आ गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसे एक्ट को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो लेजिस्लेचर काउंसिल थी सेंट्रल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे थी, उनके साइज को इंक्रीज किया गया। एडिशनल मेंबर ऐड किए गए। गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसे 16 से बढ़ा के 60 मेंबर कर दिए गए। उसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम जो ब्रिटिश ने पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसके अंतर्गत जो इलेक्शन थे वो कम्युनिटी बेस पे हो गए, मुस्लिम कम्युनिटी के बेस पे वो इलेक्शन हो गए। वहाँ से इट मीन्स वहाँ से उस कम्युनिटी का जो मेंबर है वही इलेक्शन का राइट रखता है। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर है इंक्रीज़ की, लेजिस्लेचर काउंसिल की जो पावर इंक्रीज़ की गई, काउंसिल थे वो उनको ये पावर दी गई कोई मैटर डिस्कस कर सकें, किसी के क्वेश्चन के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर क्वेश्चन कर सकें, बट उन्हें इस एक्ट में वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। वो सिर्फ इसमें क्वेश्चन कर सकते थे या डिस्कस कर सकते थे। अब नेक्स्ट आ गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये एक्ट को मोंटेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म से भी जाना जाता है। इसके अंतर था वो बाईकैमरल सेंट्रल लेजिस्लेशन को बनाया गया, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट एक आ गई, दूसरी आ गई लेजिस्लेचर असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर थे, 33 मेंबर थे वो इलेक्टेड थे, 27 मेंबर थे वो नॉमिनेटेड। लेजिस्लेचर असेंबली में जो टोटल मेंबर थे वो 145 मेंबर थे और उसमें से 104 जो इलेक्टेड मेंबर थे, 41 जो नॉमिनेटेड मेंबर थे। इसमें एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हम डायरेसी सिस्टम कहते हैं वो मीन्स ड्यूल अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की गई। इसमें अकाउंटेबल और नॉन अकाउंटेबल दोनों तरह के ही मेंबर रखे गए। अब गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंतर्गत और गवर्नमेंट के जो फंक्शन है उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया सेंट्रल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल पे। जो सेंट्रल लेवल थे जो फंक्शन थे उसे लेजिस्लेचर को अथॉरिटी थी सिर्फ उन सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की जो सेंट्रल लिस्ट में थी, और प्रोविंशियल में जो लिस्ट थी वो डिवाइड की गई ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अब जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी उसे जो गवर्नर था वो मिनिस्टर थे जो लेजिस्लेशन में रिस्पॉन्सिबल थे, उनके सिस्टम से वो बनते थे। अब जो रिजर्व कैटेगरी में जो सब्जेक्ट आते थे वो गवर्नर जनरल
काउंसलर की जो एडवाइस है उनके ऊपर बनाते थे, काउंसलर लेजिस्लेचर की तरफ अकाउंटेबल नहीं थे। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिस्पॉन्सिबल थी, वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट एक लेंथी डॉक्यूमेंट था जिसे डिटेल और कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है, बट ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में एक माइलस्टोन की तरह साबित हुआ। इस एक्ट के अंतर्गत एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई गई जिसमें 11 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, 6 चीफ कमिश्नर एरिया के थे, और जो प्रिंसली स्टेट थी जो इस फेडरेशन का पार्ट बनना चाहती थी वो बन सकती थी। इस फेडरेशन में आना या ना आना ये स्टेट्स के जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए ऑप्शनल था, कंपल्सरी नहीं था। इस एक्ट के अंतर्गत जो डायरेसी सिस्टम है उसे अबॉलिश किया गया प्रोविंशियल लेवल पे और उसे सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। अभी लास्ट में हमने देखा भी जो डायरेसी सिस्टम है वो प्रोविंशियल लेवल पे था, उसे ख़त्म करके सेंट्रल लेवल में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये एक्ट है वो प्रोविंशियल है, जो उनकी ऑटोनॉमी के लिए एक बिगिनिंग था। अब वो जो प्रोविंसेस हैं जो अलग अलग थे वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की डेलीगेटेड अथॉरिटी नहीं रहे थे, वो एक ऑटोनोमियस यूनिट थे, उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट का एज ए फेडरल गवर्नमेंट रोल अपना अडॉप्ट किया। फेडरल लेजिस्लेटिव में 2 हाउसेस थे जिसमें द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेचर असेंबली। अंडर द फेडरल सिस्टम द जो पावर थी वो डिवाइडेड थी सेंट्रल एंड प्रोविंसेस में। आफ्टर दिस एक्ट जो लेजिस्लेचर थी बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस थी उसे बाइकैमरिकल, उसमें 2 हाउस आ गए, और जो अदर 5 प्रोविंसेस थी उसे यूनिकैमरल आ गए, मतलब उसमें एक ही थी। अब इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई जिसमें एक चीफ जस्टिस, 6 अदर जजेस थे, और जो जजेस थे वो क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। अब फेडरल कोर्ट में 3 तरह की जुरिस्डिक्शन थी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो ओरिजिनल से मामले सुन सकते थे, और अपीलेंट जुरिस्डिक्शन, और थर्ड थी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। उसके अलावा जो एक्ट है उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया सेंटर और प्रोविंसेस के लिए, लाइक ए फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट बनाई। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें सिर्फ जो लेजिस्लेशन का राइट था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, सेंट्रल फेडरेशन के पास था। प्रोविंशियल रीजन्स का एक्सक्लूसिव राइट था मेंशन इन द प्रोविंसेस लिस्ट के पास था। और जो कनकरेंट लिस्ट थी उसमें फेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन दोनों के पास थे, राइट थे वो लॉ बनाने के। अब नेक्स्ट जो आता है वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आता है। जो एक्ट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया, ये लास्ट एक्ट था और ये फेमस माउंट बैटन प्लान के ऊपर था, और ये एक्ट 15 अगस्त 1947 को ये इफेक्टिव हो गया था। इस एक्ट के अंतर्गत 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बने थे, इंडिया और पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये राइट था, वो सेपरेट गवर्नर जनरल दोनों स्टेट के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अपॉइंट कर सकते थे। इसके अलावा था जो टेरिटरी थी, जो उसमें सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जिसे हम NWFP, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब वुड कॉन्स्टिट्यूट वेस्ट पाकिस्तान, उसे वेस्ट पाकिस्तान कहा गया। टेरिटरी ऑफ सिहात डिस्ट्रिक्ट एंड ईस्ट बंगाल, उसे ईस्ट पाकिस्तान कहा गया। और जो एग्जैक्ट बाउंड्री थी इन दोनों स्टेट की, दोनों देश की, तो वो डिटरमिन होनी थी बाउंड्री कमीशन द्वारा, जिनको हेड कर रहे थे सर साइरस हेडक्लिफ। उसके अलावा जो जुरिस्डिक्शन थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट की इंडिया के ओवर कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, कोई भी उनका राइट नहीं रह गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये राइट था भी, वो गवर्नर जनरल बोथ स्टेट के लिए अपॉइंट करे, या दोनों स्टेट के लिए एक, इंडिया और पाकिस्तान के लिए कॉमन गवर्नर जनरल भी अपॉइंट कर सकती है अगर दोनों स्टेट एग्री करते हैं। तो दोनों जो डोमेन थे, दोनों जो स्टेट थे, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के राइट थे। तो ये सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के ऊपर। और जब तक दोनों देश अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेते तब तक जो गवर्नमेंट है दोनों देश की, वो बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंतर्गत चलेगी।
इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज में अपॉइंटेड लोग थे, मेंबर्स थे, जो 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंटेड थे, वो अपनी सर्विस में सेम टर्म्स एंड कंडीशन के साथ रह सकते थे। उसके अलावा जो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट के ऊपर ब्रिटिश की जो पैरामाउंसी थी वो ख़त्म हो गई, लैप्स होगी 15 अगस्त 1947 के बाद। उनके ऊपर ब्रिटिश का कोई भी अधिकार नहीं रह गया था और हर एक स्टेट थी वो किसी भी डोमेन में जाने के लिए या अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए स्वतंत्र थी। तो ये सारे जो हमने देखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट है, ये इंडियन को जो आज का प्रेजेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डेवलपमेंट में ये जो एक्ट है ये मेजर पार्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।